आज हमारे बीच मौजूद हैं द कॉन्सेप्ट किंग अभिषेक वशिष्ठ। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। आप बताइए। बस ऑल गुड ऑल गुड। सो मिस्टर अभिषेक, कॉन्सेप्ट किंग ये टाइटल कितना मायने रखता है आपकी लाइफ के लिए? निवी टाइटल आप ये समझ सकते हो कि मेरी इतने सालों की जो असली कमाई है वो ये शीर्षक ही है, जो आपकी पहचान है, जिससे कि आपको बच्चे कभी मुझे अपने गुरु के रूप में तो कभी अपने भाई के रूप में, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मुझे ट्रेंड सेटर बनना था। मुझे कोई कोर्स नहीं करना था, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड में आप जाओ, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आप नॉलेज गेन कर ही लेते हो, राइट? उसके लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 4 लोगों में अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो आप घर में पढ़ाई करोगे, आप यहाँ वहाँ से रिसोर्सेज करोगे। तो कॉन्सेप्ट मॉडलिंग मैं उन बच्चों के लिए करना चाहता था जो मैं देखता था कि खूब पसीना बहा रहा है लड़का, लेकिन बेचारे की हाइट 6+ नहीं है तो उसको रनवेज़ में एंट्री नहीं मिल रही। कोई लड़की है जो बहुत अच्छी डांसर है, मॉडल है, लेकिन सांवली है तो उसे नहीं मिल रहा। तो मैं उन बच्चों को देखा करता था कि ऐसा भी तो कोई होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट मॉडलिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा लिबर्टी कैरी करती है मॉडलिंग की। और भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी बाउंड्रीज़ हैं, बच्चों को बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्योंकि कैरेक्टर उतरता है और चरित्र जो होता है उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, तो मुझे लगता था कि क्यों ना कॉन्सेप्ट मॉडलिंग करके मैं कुछ ऐसी मॉडलिंग निकालूं जिससे कि जिनके भी रास्ते बंद हो गए हैं, जिनके मुंह पर कि भाई जिनकी हाइट का प्रॉब्लम है या जिनका बॉडी का प्रॉब्लम है, उन बच्चों को भी मंच मिले। और ये हुआ भी। मैंने एक नई तरह की मॉडलिंग स्टार्ट की और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को मंच दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट मॉडलिंग, यहाँ मैं ये बात बिल्कुल कहना सही होगा कि कॉन्सेप्ट जो मॉडलिंग है वो सिर्फ मॉडल नहीं बनाती, वो परफॉर्मर बनाती है। और परफॉर्मर जहाँ बात आती है वहाँ पे और भी स्किल्स जुड़ जाती हैं। तो अगर कोई इंसान मॉडल के अलावा बहुत कुछ है तो उसके रास्ते बंद नहीं होने चाहिए, बल्कि और ज़्यादा रास्ते खुलने चाहिए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि सीरियल से लेके और आजकल वेब सीरीज़ वगैरह में सब में ही चरित्रों की बहुत डिमांड है। तो ऐसी कंडीशन पे मुझे लगा कि ठीक है, कॉन्सेप्ट मॉडलिंग एक ऐसा मॉडलिंग है जो कि मैंने स्टार्ट किया है। और आज भी जो लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं वो अनुसरण करता ही हैं, वो अनुसरण ही कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो आपने फील्ड चुना, तो ये तो काफ़ी रिस्की होगा आपके लिए, इज इट? रिस्की तो बहुत था। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो बहुत रिस्की हो जाता है। मुझे एक ऐसा फील्ड में, एक ऐसी इंडस्ट्री में उतरना था जिस इंडस्ट्री में सिर्फ ग्लैमर चलता है, जिसमें एक्सपोज चलता है। ऐसी इंडस्ट्री में आप अर्दी फैशन, ग्राउंडेड फैशन, ये नई स्ट्रीम्स जनरेट करना, दिन रात पढ़ाई करना, फिर कॉन्सेप्ट बनाना, फिर ये देखना कि कितने नए बच्चों को हम रास्ता दे सकते हैं और कितने ऐसी प्रतिभा हैं जो अगर एक सुटेबिलिटी पे नहीं है किसी को लेकर सुटेबल, तो और उसमें कौन सी स्किल सेट है उनकी जिन्हें डेवलप किया जा सकता है, फिर उन पर काम करना। रिस्क था, आज भी है। स्टार्टिंग से इट्स बीन years and years for me to face the toxic grey cross wording from the side of n number of people कि आज भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग कह देते हैं कि कॉन्सेप्ट मॉडलिंग में तो वो झांकी निकाल देता है या वो रामलीला उतार देता है। तो जो लोग बराबरी नहीं कर पाते या जो लोग उस लेवल पर जिनकी कल्पना शक्ति उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, वो लोग बुराई करने लग जाते हैं। लेकिन इस तरह का क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी मैं एट द एंड ऑफ द डे जब बैठता हूँ और जब देखता हूँ कि मुझे कितने सारे ऐसे बच्चों की दुआएं मिली हैं जिन्हें मेरे अलावा और कोई मंच नहीं दे सकता, तो मुझे लगता है कि अनुपातिक तौर पर दुआएं और ब्लेसिंग्स ज़्यादा मिलती हैं। बाकी जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपके काम पर उंगलियां उठाते हैं या जो आपकी अच्छे काम पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ऐसे तो आपको हर फील्ड में मिलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत निगेशंस भी अगर हमने झेल लिया तो कोई नहीं, जब इतनी दुआएं मिले तो थोड़ी बहुत नफरत भी चलती है। ओके, तो इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। सो मिस्टर अभिषेक, इंडस्ट्री में आपका कंपटीशन किस स्ट्रीम के लोगों के साथ है? निभी, मेरा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा ही बहुत ज़्यादा हैवी हार्टेड फील करता हूँ अपने आप को कि डिज़ाइनर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, जबकि मैं इसी नहीं, मैं जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे अपनी लाइफ में बोलूँगा पब्लिकली, मैं हमेशा ये बात पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया का हर फैशन डिज़ाइनर
हर फैशन डिज़ाइनर मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर है, मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मैं बिल्कुल भी कोई फ़ैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया निवी कि फ़ैशन डिज़ाइनर्स को बहुत प्रॉब्लम है मुझसे। यू वॉन्ट बिलीव कि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हूँ। मेरे मुझसे ज़्यादा सीनियर तो वो फैशन डिज़ाइनर भी है जिसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा हाई है कि मैं बहुत ओपनली ये बात बोलता हूँ कि भाई आप फैशन डिज़ाइनर हो, मुझे तो सुई धागा पिरोना भी नहीं आता, तो मैं आपके आगे कुछ नहीं हूँ। लेकिन जो मेरा फील्ड है वो बहुत अलग है। लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोग बात कैरी करने लग गए हैं कि अभिषेक वशिष्ठ नहीं आना चाहिए। अरे भाई, अभिषेक वशिष्ठ का एक्सेप्टेंस इतना हाई है कि वो तो पहले ही बोल चुका है कि आप बहुत सीनियर हो। इस एक वाक्य को सुनने के लिए फ़ैशन डिज़ाइनर्स को बहुत इश्यूज़ होता है। मैं सभी फ़ैशन डिज़ाइनर की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनर्स मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सारे फ़ैशन डिज़ाइनर ऐसे भी हैं जो मेरे काम को बहुत सराहते हैं। लेकिन कुछ फ़ैशन डिज़ाइनर ऐसे हैं वो बिना बात में मुझसे अपना कॉम्प्लेक्स लेकर बैठे हैं। अगर आपकी ईगो इस वाक्य को सुनने में शांत होती है कि आप मुझसे बेहतर हैं, तो आप मुझसे बेहतर हैं। अगर एक वाक्य बोलकर आप मुझसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम काम कर सकते हैं, तो वो वाक्य मैं हर वीक रिकॉर्ड करके डाल सकता हूँ सोशल मीडिया पे। लेकिन मैं कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हूँ, मुझे आपके फील्ड का ABCD नहीं आता, मेरा एक फील्ड अलग है, मेरा काम करने का तरीका अलग है। तो फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं वो तो ऑलरेडी मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स रखना कि अभिषेक वशिष्ठ, आपको विश्वास नहीं होगा, किसी भी शो में मेरा कॉन्सेप्ट जाता है तो 15 से 20 कॉल्स ऑर्गेनाइज़र के पास पहुंच जाते हैं। अभिषेक वशिष्ठ को हटा दो, अभिषेक वशिष्ठ को नहीं आना चाहिए, वो रामलीला उतार देगा, वो ये उतार देगा, वो उतार देगा। ऑर्गेनाइज़र्स मुझे कॉल करके कई बार बोलते हैं, अभिषेक क्या बात है, आपका नाम क्या डाला, हम लोग परेशान हो गए, हम सो भी नहीं पा रहे। और 4 दिन बाद वही लोग मुझे कॉल करके अपने शो में बुला रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा यार इतनी क्या इनसिक्योरिटी है। माना मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें पैसा लगा हुआ दिखता है, सेटअप लगता है पूरा। आप खुद ही कहोगे कि अभिषेक सर आपने कितना पैसा तो सेटअप में ही खर्च किया है, क्योंकि वो मेरा पैशन है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर ऑक्यूपेशन नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिन लोगों को मैं रखता ही नहीं हूँ भीड़ में ही, वो लोग बिना बात में ये लेकर बैठे हुए हैं कि अभिषेक वशिष्ठ नहीं आना चाहिए। ऑर्गेनाइज़र परेशान है कि 15 से 20 कॉल जा रहे हैं, और फिर आपको मैं चाहिए हूँ भी, मुझ में 1000 कमी भी हैं, और 4 दिन बाद आप मुझे कॉल करके अपना शो भी ऑफ़र कर रहे हो। तो मेरा जो कंपटीशन है, पहली बात वो किसी कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर से इसलिए नहीं हो पाता निवी, हो सकता क्योंकि मैंने ये वो चीज़ शुरू की है। तो जब मैं जनरेटर हूँ तो बाकी लोग मुझे फॉलो ही करेंगे, तो मैं फॉलोवर्स के साथ में तो कैसे जो अब के बच्चे हैं मैं उनको 10 साल पहले तो नहीं खड़ा कर सकता ना। बाकी और कोई भी स्ट्रीम कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग में मैच नहीं खाती। और मैं खुद इतने हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करना, मुझे शायद आज तक का रिकॉर्ड ही होगा कि मैंने कभी भी किसी मॉडल या किसी को ये बोला हो कि वो वाला फैशन डिज़ाइनर का लेवल डाउन है या वो वाला का काम अच्छा नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फैशन डिज़ाइनर हो, किसी भी इंसान का वर्क हो, छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे, लेकिन वो अपनी जान लगा देता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो असली कॉम्पिटिटर है वो मेरा मिरर है। और जब मैं अपने मिरर के आगे खड़ा होता हूँ तो मुझे हमेशा ये बात लगती है कि पिछले कॉन्सेप्ट से बेहतर अगले कॉन्सेप्ट को कैसे बनाना है, और मुझे अपने आप को हराना ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी बात रही और लोगों की, तो उनके आगे मैं ऑलरेडी हार मान लेता हूँ। अगर उनकी नफ़रत मेरे सेंटेंस से ही शांत हो जाती है कि आप मेरे से बेहतर हो, तो मैं खुद कहता हूँ कि आप मेरे से बेहतर हो। लेकिन अब आप और मैं शांति से तो काम करें। बट ये कट थ्रोट जो कंपटीशन है, ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करके बोलना कि अभिषेक नहीं आना चाहिए, वो ये उतार देगा, वो उतार देगा। अगर आपको इतनी ज़्यादा मुझसे प्रॉब्लम है, कुछ तो इतने ज़्यादा, मुझे तो उन लोगों पर सच में तरस आता है। गुस्सा तो क्यों ही आएगा, पर तरस आता है जो फिर 4 दिन बाद मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि अभिषेक आप हमारे कॉन्सेप्ट में आइए, हमने 2 लाख 2.5 लाख का वो बनाया, आप स्मॉल सिटीज़ में नहीं जाते, पर इस बार आप यहाँ पे आइए, हम लोग छोटी जगह पे करा रहे हैं। तो आपने तो 5 से 6 ऑर्गेनाइजर्स को परेशान कर रखा था कि मुझे मत बुलाओ। तो ये इनसिक्योरिटी हमेशा छोटे और कमतर इंसान को होगी। जो इंसान अपने आप में संपूर्णता लिए हुए चलता है उसे नहीं होती। मुझे तो किसी डिज़ाइनर से कभी इनसिक्योरिटी नहीं होती। आप 1-1 लाख के लहंगे उतारो, आप 2-2 लाख के लहंगे उतारो,
मैं एक थीम उतारूंगा एक मैसेज के साथ में, मैं मीनिंगफुल फैशन दिखाता हूँ, आप ग्लैमराइज्ड फैशन दिखाते हो, आप अलग डिपार्टमेंट के हो, अब आप ये समझो। तो इसलिए मुझे हमेशा इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि यार जब मैं सामने वाले को बेहतर लेके चल रहा हूँ तो सामने वाले को मेरे कॉन्सेप्ट से या मेरे उपस्थिति से इतनी ज़्यादा इश्यूज़ क्यों है? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट से कैसे डील करते हैं आप? सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक्सेप्टेंस अपना हाई रखो। जब आप किसी को ये कह देते हो कि आप मेरे से बेहतर हो तो आप उससे बेहतर हो जाते हो। दूसरा कि मेरी ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी इंसान है जिसे मुझसे बेहतर सुनने में मज़ा आ रहा है तो मैं उसे कह के अपने से बड़ा कर देता हूँ कि चलो ठीक है, आपकी ईगो सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन आप इस बात को भी समझो कि अगर मैं कोई फैशन डिज़ाइनर होता तो ठीक है, तो मैं मान लेता कि चलो भैया फैशन डिज़ाइनर में हूँ, मैंने कोई कोर्स नहीं किया फैशन डिज़ाइनिंग का, मुझे सुई पिरोनी नहीं आती, तो इतना ज़्यादा फैशन डिज़ाइनर्स को मुझसे क्यों इश्यूज़ हैं। और ईगो होती है, जब ईगो और जो क्लैश मैनेजमेंट होता है निधि, वो तब होता है ज़िंदगी में जब आप किसी को पीछे देखो। मैं आपको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी की एक फ़िलॉसफी बताता हूँ। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो किसी और को डाउन करने के लिए मेहनत करता है कि मुझे उसको दिखाना है तो मैं मेहनत करूँगा। एक होता है जो कहता है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कल मुझे यहाँ देखना है, तो कल मैं इस मंच पे अपनी पिक्चर मेरी मम्मा को भेजूँगा तो मेरी मम्मा को कितना प्राउड फील होगा। तो मैं दूसरे तरह के लोगों में आता हूँ। अगर मैं कोई एफ़र्ट करता हूँ या मैं पैसा खर्च करता हूँ या मैं कॉन्सेप्ट बनाता हूँ तो निधि मैं अपने लिए बनाता हूँ, क्योंकि मुझे पिछले से अपने आप को अपर देखना होता है, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई इंसान होता जो कोई है ही नहीं जिसको नीचे दिखा के मैं ऊंचा जाऊंगा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब मेरे कॉन्सेप्ट की प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में कुछ लोग अपने लेवल को इंट्रोस्पेक्शन कर देते हैं, आत्म परीक्षण कर देते हैं, तो वो तो मेरी गलती नहीं है कि मेरे काम को देख के उन्हें खुद लग जाता है कि हम लोग इससे डाउन हैं। लेकिन मेरी सोच में कभी कोई डाउन नहीं है। मैं हमेशा 100वें नंबर पे ही खड़ा हूँ और मेरे से आगे जो 99 लोग हैं वो मेरे से बेहतर हैं और वो खुश रहें। चलिए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। वेलकम बैक अगेन। सो मिस्टर अभिषेक, ज़िंदगी का सबसे बुरा अनुभव आपकी लाइफ में अब तक का कौन सा रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में? निधि, ज़िंदगी में तो अनुभव तो हमारे यहाँ होते ही रहते हैं। आप जानते हो जब हम फैशन इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं तो अनुभव तो जनरल बात है, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन हाँ, अभी बिकॉज अर्लियर मुझे ऐसा लगा करता था कि अगर कोई भी आपके काम को पसंद नहीं करता या कोई आपके काम को सराहता नहीं है तो आप उसको बहुत कैजुअली लेते हो कि चलो यार कोई बात नहीं, जहाँ 4 लोग तारीफ़ करते हैं वहाँ पे 4 लोग आलोचना भी करते हैं। आलोचक भी ज़रूरी हैं ग्रोथ के लिए। लेकिन अभी 29 अप्रैल को मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था, जबकि मेरे आलोचकों ने मुझे किडनैप कराया और मुझे चलती हुई कार से फेंक दिया गया खूनम खान हालत में। और वो एक ऐसी कंडीशन थी जब मुझे समझ में आया कि आलोचना या द्वेष इस लेवल पर भी उतर सकते हैं। तो इट वाज द काइंड कि मुझे लगता था कि कोई नापसंद करना, जलना अपनी बात है। मेरे पास आज भी उन किडनैपर्स के नाम हैं, उनके नंबर हैं। 19,000 उन्होंने ले लिए थे और बहुत बेरहमी से मुझे मार के चलती कार से फेंक दिया था। ये 29 अप्रैल की बात है, 11:30 बजे मेरा किडनैप हुआ था। कहाँ की बात है ये? मेरे होम टाउन की ही बात है। और मुझे बहुत टाइम से थ्रेट्स भी आ रहे थे, लेकिन मैं ऐसे सोचता था कि चलो मेरा काम अच्छा है तो लोग बागों को प्रॉब्लम है। इंडस्ट्री में भी ये कह दिया गया था कि अभिषेक तो दिल्ली छोड़ के चला गया, उसने इंडस्ट्री छोड़ दी है, वो काम नहीं करेगा। और सेम टाइम पर मैं अपना इलाज करवा रहा था, मेरा चेहरा भी ख़राब कर दिया था पूरा। तो ये चीज़ें थी। तो उस समय एक धारणा टूटी कि आपको कोई इंसान आपसे जल सकता है, कोई आपके काम को नापसंद कर सकता है, हो सकता है किसी को आपसे कॉम्प्लेक्स भी हो। लेकिन उस समय पता चला कि ये चीज़ें इस हद तक भी ख़राब हो सकती हैं। जब मेरे माँ बाप जूझ रहे थे और मेरा चेहरा पूरा ही ख़राब कर दिया था। हालांकि ये चीज़ें कम मैंने नहीं ज़्यादा दिखाई, बट आज सारा उन लोगों की अकाउंट डिटेल्स मेरे पास हैं जब उन्होंने गूगल पे कराया था और प्रॉपर मेरा वीडियो बनाया था खूनम खान हालत में कि मैं अब कभी इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊँगा कार में। और जैसे ही वीडियो ख़त्म हुआ उन्होंने मुझे चलती कार से फेंक दिया था, तो मेरा ये कंधा पूरा मेरा मांस फट गया था। तो वो एक बहुत बड़ा घटना थी जिसने मुझे वापस आने के लिए, मैं गया ज़रूर था लेकिन मुझे ये था कि कोरोना के बाद में मुझे बहुत काम करना है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पेरेंट्स मुझे संभाल रहे हैं
इतना क्या मेरे काम से और मेरी उपस्थिति से इंडस्ट्री में लोगों को प्रॉब्लम है कि ये इतना नीचे गिर जाना कि आप किसी को किडनैप करवा रहे हो। आज भी मेरे पास में, अगर मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो आप मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को समझो। आज भी उन किडनैपर्स के नेम और जो भी उनकी डिटेल्स मेरे पास बाय मिस्टेक आ गई थी, वो सारा कुछ मेरे पास है। एक चीज़ मैंने इवन आज भी मैं कॉप्स वगैरह से बात करता हूँ कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, वो प्रॉपर वीडियो बना के किसी को दिखा रहे हैं कार में। और अभी जो बीच में खबर आई थी कि आपने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया, आप चले गए हैं, गायब हो गए, बिल्कुल इंडस्ट्री से चले ही गए, तो दिस इज द रीज़न बिहाइंड दैट और समथिंग एल्स? नहीं, कोरोना की वजह से ये ठीक था कि मुझे था कि मैं थोड़ी देर अपनी फैमिली को टाइम दूं, लेकिन वहाँ पे मेरे साथ ये घटना हुई, ये 29 अप्रैल की बात है। उसके बाद में आप बार बार यहाँ पे सारे में फैला दिया कि अभिषेक वशिष्ठ वापस नहीं आएगा, क्योंकि रीज़न यही था कि जिस हिसाब से जो मेरे साथ घटित हुआ था, जब उन्होंने मुझे चलती कार से फेंका तो थोड़ी ही दूरी पे रोडवेज बस थी, मैं रोड पे गिरा और वो मेरे ऊपर ही चढ़ जाती। तो ऐसी कंडीशन में मैंने मौत को इतना पास से देखा है, और मैं तो ओपनली आज इस प्लेटफॉर्म पर ये बात बोल रहा हूँ कि मैं तो कभी नहीं चाहता कि मेरे किसी दुश्मन के साथ भी अपने टैलेंट और अपनी मेहनत की वजह से किसी को ये सब झेलना पड़े। तो यहाँ कह दिया गया, क्योंकि उनका भी कहना ठीक था ना कि वो वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ मैं शायद एक ही था जो वापस आ गया, वरना कोई भी डर के मारे इंडस्ट्री में बैक टू बैक खूब सारा काम मैंने किया तो आपने। बैक टू बैक अपनी मेरी माँ उस समय भी मेरे साथ थी, जब मैं अस्पताल में था तब भी मेरे साथ थी, आज भी मेरे साथ हैं। तो जब आपकी माँ आपके साथ है तो फिर कितने भी लोग आपके काम पे उंगली उठाएं आपको इंडस्ट्री में। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और हो तो मैं सोचता हूँ, और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि किसी के टैलेंट से या किसी के काम करने के तरीके से इतना नापसंद ना करो किसी को कि आप उसकी जान लेने पर ही उतारू हो जाओ। अब उन्होंने सोचा था कि ये वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं वापस आया। वापस आने के बाद में मैंने बैक टू बैक कॉन्सेप्ट किए हैं और भगवान के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम मैंने किया है, बहुत प्रशंसा मुझे मिली है, सरकार ने भी बहुत प्रोत्साहित किया है, बाकी लोगों ने भी बहुत किया। लेकिन मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहता है कि इतनी ज़्यादा नफ़रत की, इतनी ज़्यादा जटिलता मैंने देखी कि मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लगता था नापसंद करना या कोई मेरे लेवल पे उंगली उठा दे तो चलता है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी की जान लेने को उतारू हो जाओ, इतना बड़ा कांड। ये जब घटना हुई थी तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक मैं खा भी नहीं पाता था ठीक से। उन्होंने मेरा पूरा चेहरा तोड़ दिया था, मेरी नाक और ये पूरा साइड फेस मेरा, और सो भी नहीं पाता था क्योंकि कंधे का पूरा मांस फट गया था जब उन्होंने मुझे फेंका था चलती कार में से। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो वो मुझसे बेहतर काम करके दिखाए, और आप नहीं भी करोगे बेहतर काम तभी भी आप मेरे से बेहतर हो, लेकिन आप मेरे से बेहतर इंसान तो बनो। फैशन फिगर तो आप बाद में बनना, लेकिन आप मुझे गिराने के लिए इंसान पहले इंसानियत का रिश्ता निभाए, प्रोफेशनल रिलेशन बाद में होते हैं। लेकिन अगर आप इंसानियत, एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कितने भी बड़े फैशन फिगर हो जाओ, आपकी ज़िंदगी में उसका कोई मायने नहीं है। तो हॉरिबल इंसिडेंट के बाद तो आपने इसे कमबैक बहुत अच्छा किया है, बाय द वे। किया भी है और आगे भी करना ही है, लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि फिर भी मैं यही चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, प्रॉब्लम तो मुझसे बहुत लोगों को है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अपनी नफ़रत को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दिया जाए कि आप अपनी इंसानियत को ही भूल जाएं। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। सो मिस्टर अभिषेक, पेजेंट वगैरह से इतना कॉर्नर रहने के पीछे का रीज़न क्या है? निधि, पेजेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बायस्ड जस्टिस से है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा पेजेंट आएगा जिसमें कि पहले से ही जो विनर है वो सेट नहीं है, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा, मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन या तो मैं एज ए जूरी बैठूं, वहाँ पे मेरी नॉलेज को थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाए, मुझे कुछ बच्चों को सिखाने को मिले, राइट। अब पेजेंट में मैं नाम तो नहीं लूँगा, जिस भी पेजेंट में आप जाओ वो जाते ही आपको पर्चा पकड़ा देते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगा क्योंकि हर तरह के पेजेंट्स होते हैं और अच्छे भी बहुत हो रहे हैं, निष्पक्ष भी। पेजेंट से कॉर्नर नहीं होना, लेकिन उन पेजेंट्स में नहीं जाना जिनमें कि आपको जाते ही पर्चा पकड़ा दिया जाता है कि आपको स्टेज पे चढ़ के इसका नाम लेना है। तो वो तो फिर आप किसी से भी करा सकते। मैं इनजस्टिस नहीं कर सकता किसी भी बच्चे के साथ में, अगर पहले से जजमेंट सेट नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि
कुछ मैं इसे आप प्लीज़ मेरा एटीट्यूड ना लें, बिकॉज एटीट्यूड नहीं है, लेकिन जब आप एक इंडस्ट्री को कई साल दे देते हो ना निधि, तो आपको आपके कुछ रूल्स बन जाते हैं जो ग्राउंड रूल्स होते हैं, उसे आप एटीट्यूड नहीं कह सकते। जैसे कि मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैं नहीं तोड़ता, लोग बाग उसे एटीट्यूड में ले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। आई एम द मोस्ट अर्दी ह्यूमन बीइंग एवर। सो जैसे कि अगर मैं ज्यूरी में कहीं बैठ रहा हूँ तो मुझे ये है कि मेरे आसपास की दोनों ज्यूरी जो बैठी हैं वो सेम पेज पर हों, वो मेरे जितनी ही टैलेंटेड हों, या उन्हें मेरे जितनी नॉलेज हो, या वो मेरे जितनी लर्नेड हो, या वो मुझसे ज़्यादा भी होंगी तो चलेंगी, क्योंकि उनसे मुझे सीखने को मिलेगा, राइट। लेकिन मैं ऐसे किसी भी जगह पे ज्यूरी में जब मुझे आता है तो मैं मना कर देता हूँ जहाँ पे मुझे पता चलता है कि मैं बैठा हूँ और मेरे आसपास की जो ज्यूरी है वो उस पेज पर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। सिमिलरली शोज़ में भी यही होता है कि अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट कहीं भी उतर रहा है तो या तो मेरे बराबर का कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हो जिसने इतने साल दिए हों, या जिसका वर्चस्व हो, या जिस भी पैरामीटर पे इंडस्ट्री मुझे लेती है। अब मैं किसी भी शो में अपना कॉन्सेप्ट उतार रहा हूँ और उसी में ही मान लीजिए कि वो भी उतार रहा है जो कि मेरे घर में बर्तन मांजा करता था, तो वहाँ पर मेरा होना गलत है। और वो एटीट्यूड नहीं है, वो एक बाउंड्रीज़ हैं कि मैंने अपना बाउंड्री सेट किया हुआ है कि अगर मैं किसी शो में जा रहा हूँ तो मेरे बराबर का कोई कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर हो या फिर मैं ही हूँ। लेकिन आप मंच की प्रतिभा भी, तो आप आभा देखिए मंच की, आप देखिए, तो ऐसी किसी भी जगह पर अपना कॉन्सेप्ट उतारना या ऐसी जगह पर ज्यूरी में जाना, और आप इस बात को शायद समझ भी गए होंगे कि ये मेरा कोई अभिमान नहीं है, लेकिन अगर मैं ज्यूरी में बैठा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि बाकी के जजेस भी मेरे इक्वल हों। और अगर मैं कहीं कॉन्सेप्ट में भी जा रहा हूँ तो मैं ऐसी जगह जाना पसंद करूँगा जहाँ पे कि जो भी इंसान आ रहा है कॉन्सेप्ट लेकर वो सालों दे चुका है इंडस्ट्री को, या जिसका वर्चस्व मेरे बराबर है, तो मुझे अच्छा लगेगा जाना। लेकिन कोई भी इंसान जो कि आपके सामने नहीं है अभी तक, वो भी उसी मंच पे है, आप भी उसी मंच पे हो, तो आप इस बात को समझिए कि मैं एक तरह से अपनी सालों की मेहनत और सालों के संघर्ष पे पानी फेर रहा हूँ। क्योंकि उसी मंच पे मैं भी उतर रहा हूँ, उसी पे ही मेरे घर में सफाई करने वाला भी उतर रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अपमानजनक बात है। तो ये चीज़ लोग बाग नहीं समझते, उन्हें लगता है कि एटीट्यूड है। एटीट्यूड नहीं है, ग्राउंड रूल्स हैं, सिद्धांत हैं कि जहाँ ज्यूरी में जाऊँगा, 3 सिद्धांत हैं ज़िंदगी के। पहला, उसी पेजेंट में जाऊंगा जिसमें पहले से सेट नहीं हो कि विनर कौन होगा, निष्पक्ष न्याय हो, जो न्याय होना चाहिए जिसका कोई भी हो वही होना चाहिए, और उसी समय ज्यूरी आपस में करे फैसला। दूसरा, अगर ज्यूरी में बैठा हूँ तो ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे के आसपास के लोगों से या तो मुझे सीखने को मिले या फिर वो मेरे बराबर के हों। और तीसरा कि अपना कॉन्सेप्ट वहीं उतारूंगा जहाँ पे मेरा उतरेगा या मेरे सिमिलर किसी भी पर्सन का उतरेगा। हर किसी को वो मंच मिल रहा है और अभिषेक वशिष्ठ को भी वो मंच मिल रहा है, तो अभिषेक वशिष्ठ अपनी प्रतिभा, मेरी प्रतिभा इतनी हल्की नहीं है कि वो किसी के भी साथ में मंच शेयर कर सके। तो अभिषेक वशिष्ठ, इस इंडस्ट्री में आप किस तरीके के लोगों को सल्यूट करना प्रेफर करते हैं? सल्यूट करना, पहली बात तो मुझे ना ट्रेंड सेटर लोग बहुत पसंद है। ओके। मुझे फॉलोअर्स पसंद नहीं हैं, जो लोग चाहे मुझे फॉलो करें या किसी को भी फॉलो करें। मैं हमेशा उन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ जो लोग मुझे लगता है कि कुछ नया लेकर आए हैं, जिन्होंने एक नई चीज़ शुरू करी है। कोई भी हो इस दुनिया में जो नया चीज़ लेके आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार इसने तो एकदम नया, जैसे कि अभी रिसेंटली विशाल मॉन्ट्रोजी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट मुझसे शेयर किया जो बहुत नया था ट्रांस के ऊपर, तो मैंने उन्हें सल्यूट किया। तो विशाल मॉन्ट्रोज जी जैसे लोग हैं, इन्हें सल्यूट कर सकता हूँ। ऐसे और भी लोग हैं जो बहुत नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको सल्यूट करना बनता है। मैं फॉलोअर्स को सल्यूट नहीं करता। और दूसरा, सबसे ज़्यादा सल्यूट मेरी नज़र में जिन लोगों को है वो सेल्फ मेड लोगों को है, जो अपने दम पे हैं और बिना गॉड फादर के खड़े हैं। जैसे मैं हूँ ऐसे ही हैं, जिन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, जिन्होंने किसी के साथ छल कपट नहीं किया और अपने दम पे खड़े हैं और कुछ नया इंडस्ट्री में लेके आए हैं जो उनके नाम से जाना जाता है, जो फॉलोवर नहीं है, जो ट्रेंड सेटर हैं, उनको बहुत बड़ा सल्यूट है। और अपने जैसे लोगों को है कि भाई अपने दम पर हैं, अगर 4 नहीं तो 10 साल लग गए नाम बनाने में, लेकिन अपने दम पे बनाया है। कोई ये नहीं कह सकता हमें कॉपी करके या हमसे ये छीन लिया या हमसे ये इंस्पायर्ड हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर वो इंसान जो सेल्फ मेड है, हर वो इंसान जो कि ट्रेंड सेटर है, उसे अभिषेक वशिष्ठ का शत शत नमन है। और मुझे फॉलोअर और इस तरह के लोग कॉपी कैट्स नहीं पसंद आते। जो किसी और के पास जिन्नों पे चले वो क्या मकाम बनाएगा।
ओके, तो इसी के साथ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो मिस्टर अभिषेक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है जो भीड़ में भी आपको सबसे अलग बनाती है? सबसे बड़ी ताकत मेरी कल्पना शक्ति है, माई इमेजिनरी स्किल्स। बिकॉज जो मेरा फील्ड है और जो मेरा काम है, आप मुझसे कोई भी चीज़, ऐसा हुआ भी है लाइफ में, और जनरली आप किसी से कुछ भी छीन सकते हो, लेकिन आप उसकी कल्पना शक्ति और उसकी सोच नहीं वो गॉड गिफ्टेड है। और मैं हमेशा भगवान के लिए बहुत थैंकफुल रहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक अलग ही तरह से सोचने की काबिलियत दी है। मैं हमेशा ये बात सोचता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करता हूँ, लोग बात कहते हैं आप कैसे सोच लेते हो कि इस चीज़ को ऐसे उतारा जाए या इस लड़की को इस तरीके से उतारा जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में कैसे आया, पर हाँ आया है कोई शक्ति जो कि मुझे इस तरह की कल्पना शक्ति दी है। बिकॉज ऐसा इंडस्ट्री में भी हुआ है और ज़िंदगी में भी हुआ है कि आपके मॉडल्स आपसे कोई छीन सकता है, आपके घर में से चीज़ें चुरा ली जाती हैं, तो सब कुछ चुरा सकते हो, कॉन्टैक्ट चुरा सकते हो, घर का सामान चुरा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटीज़ भी हटा देते हो आपके रास्ते में आने वाली। लेकिन एक चीज़ है जो आप किसी से नहीं चुरा सकते, वो है उसकी सोच, उसकी कल्पना शक्ति। और मैं उसी के दम पे खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा, क्योंकि वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, वो कोई चुरा नहीं सकता। और यही रीज़न है कि आज भी जब भी मेरा कहीं कॉन्सेप्ट उतरता है तो लोग बात कहते हैं कि हाँ आपने ये कॉन्सेप्ट उतारा है तो ये आप ही उतार सकते थे, क्योंकि अगर बाकी कोई उतारता तो वो आपकी कॉपी ही करता। तो ये सुनकर मेरी ज़िंदगी की इतनी जो मैंने लंबी करियर में पारी खेली है, तो मुझे लगता है इतने सालों का संघर्ष, इतने सालों की मेहनत यहाँ रंग ले आती है जब लोगों का विश्वास देखता हूँ कि उनको मेरी सोच पर बहुत विश्वास है कि अभिषेक सर आएंगे तो कुछ नया उतारेंगे, अभिषेक सर आएंगे तो कुछ यूनिक होगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार एक इंसान इतना विश्वास करके मुझे बुला रहा है कि वो मेरी जगह किसी और को रख ही नहीं पा रहा। वो कह रहा है नहीं, दूसरा कोई आएगा तो आपकी कॉपी ही करेगा, आप आओगे तो कुछ नया लेकर आओगे कुछ। तो ये मुझे बहुत पॉजिटिव थिंकिंग देता है। तो मेरी कल्पना शक्ति शायद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नाइस। सो लाइफ में या इंडस्ट्री में कोई ऐसी सीख जो आपने सीखी हो या उस सीख से आप आपने कुछ लिया हो? फैशन इंडस्ट्री से तो एक सीख मुझे ये मिली है कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप सिंगल हैंडेड होना सीख जाएं। जब तक आप किसी पर भी डिपेंडेंट होंगे, पर्सनली, प्रोफेशनली, इमोशनली, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर आप आगे बढ़ेंगे भी तो जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है वो इंसान आपके क्रेडिट्स ले लेगा। तो मैंने सबसे बड़ी सीख ये ली है कि इस इंडस्ट्री में जो सिंगल हैंडेड पर्सनालिटी है, जो वन मैन आर्मी है, उसका तो वजूद है, लेकिन जो कहीं पर भी किसी पर थोड़ा सा भी आश्रित है उसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि उसका क्रेडिट, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष सब कुछ बढ़ जाता है। ओके, तो हेटर्स से किस तरीके से डील करते हैं आप? हेटर्स तो सामने वाले के अकॉर्डिंग ही है, मेरे अकॉर्डिंग कोई हेटर्स नहीं है। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन। और सभी लोग मेरे अकॉर्डिंग, मेरा कोई हेटर नहीं है। लेकिन अगर लोगों को मैं नापसंद हूँ या लोगों को लगता है कि, मुझे एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि हेटर्स बन क्यों जाते हैं जब मैं इंडस्ट्री में एक ही हूँ अपने फील्ड में, और मेरे बाद में जो लोग हैं, मैं तो और कॉन्सेप्ट डिज़ाइनर्स की भी बहुत वैल्यू करता हूँ। लेकिन मैं इतना दम रखता हूँ कि अगर मैं किसी शो में उतरा हूँ और अगर मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो मैं स्टैंडिंग ओवेशन देकर क्लैप कर सकता हूँ कि यार बहुत अच्छा, इवन मेरे से भी अच्छा किया। नाइस। ये होना चाहिए, इतना खुला दिल रखना चाहिए। हेटर्स से सिर्फ यही है कि मैं पूरी तरह कोशिश करता हूँ कि जितना कम नेगेटिविटी और निगेशंस कैरी किए जाएं, जितना ज़्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट में काम किया जाए। लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, यही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। मेरी उपस्थिति, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक इंसान की 3 चीज़ें सबसे बड़ी ताकत होती है, सबसे बड़ी दौलत होती है। आपकी उपस्थिति, यानी कि आप अवेलेबल जहाँ रहते हो, आपका समय, आप कितने लोगों को समय देते हो, और आपके अल्फाज, आप कितने लोगों से बात करते हो, प्रेजेंस, टाइम एंड वॉइस। बिल्कुल। अगर ये तीनों चीज़ें आप चुनिंदा और कुछ अपने लोगों तक सीमित रह के खर्च करते हो तो ये खजाना कभी भी ज़ाया नहीं जाता। तो बहुत कम लोगों से बात की जाए, बहुत कम लोगों को समय दिया जाए और बहुत ही कम जगह उपस्थित रहा जाए, इससे आपकी इज्जत और वैल्यू बनी रहती है। और जहाँ पे आप ये ज़ाया कर देते हैं वहाँ पर
आप अपने खुद के साथ में इनजस्टिस करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्लैश मैनेजमेंट मैं ऐसे ही करता हूँ कि जितने भी हेटर्स हैं मैं ना उन्हें ज़्यादा समय देता हूँ, ना उनके आसपास खड़ा होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ, और ना ही उनसे ज़्यादा बात करता हूँ। तो वो अपने आप ही समझ जाते हैं कि उनका वजूद मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं, जबकि मेरा वजूद उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मरकज़ है। सो क्लैश मैनेजमेंट क्या है हमारे किंग ऑफ कॉन्सेप्ट का? क्लैश मैनेजमेंट यही है, ऑब्वियस सी बात है कि आप अपना काम करते रहिए, आप अल्फाजों से जवाब देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। आप अपना काम करते रहिए। जितने ज़्यादा लोग आपके रास्ते में रोड़ा डालेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितने ज़्यादा लोग आपको अपोज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा काम करेंगे। ये इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो इंडस्ट्री मुझे देती रहती है, और कुछ टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा देते हैं जो मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं एट माई फेस, लेकिन मुझे पता है। और इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि आपको सभी लोगों के साथ रहना है, सभी को रिस्पेक्ट देनी है, सबसे प्यार से बात करनी है, और आपको ये भी पता है कि वो सभी लोग आपको आगे बढ़ते भी नहीं देख सकते। लेकिन इंडस्ट्री टीम वर्क पे डिपेंड करती है, तो आपको सबसे अच्छे से रहना होता है, और मैं अच्छे से रहता हूँ। अब मैं किसी की बुराई को तब तक जीत सकता हूँ जब तक मेरी खुद की अच्छाई ख़त्म ना हो जाए, और ऐसा होता भी है। लेकिन अब मैंने लोगों को जीतने की कोशिश करना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो कभी नहीं सुधर सकते तो वो ऑर्गेनाइज़र्स को कॉल करेंगे या वो सबको कहेंगे कि अभिषेक नहीं आना चाहिए, तो कितने मंच छिन जाएंगे, भगवान और मंच खड़े कर देगा। खुद की जंग खुद के साथ। हाँ, इट्स मी वर्सेस मी जर्नी। nice. हाँ, तो मेरे को ये नहीं है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई है, नहीं भैया, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। अब मेरा अच्छे से काम करने में ही लोगों को मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है, या उनको एक आईना देखने को मिल रहा है कि वो कहाँ है और मैं कहाँ। तो वो अकेले कमरे में बैठे हुए अपना आत्म परीक्षण करके खुद ही घुट रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा काम अच्छे से हो रहा है, और लोग बागों का आप मुँह नहीं पकड़ सकते। जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो एनकरेज करेंगे, जो तारीफ़ करेंगे, वो तो करेंगे और वो बुलाएंगे भी। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। सो मिस्टर अभिषेक, इतने हैक्टिक क्वेश्चंस के बाद मैं आपसे थोड़ा बोल्ड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, इफ़ यू डोंट माइंड। जी बिल्कुल। सो टेल मी अबाउट योर सेक्स लाइफ। आई मीन सेक्स कैसा पसंद करते हैं आप? द नॉर्मल वन एंड द वाइल्ड वन, विच वन यू लाइक द मोस्ट? नहीं, आई एम कम्प्लीटली इनटू रोमांटिसिज्म। ओके। और मुझे बहुत, जैसे रूहानी वाला प्यार नहीं कहते हैं, ओके। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ में किसी को अपनाना पसंद है, एंड आई एम नॉट एट ऑल लाइक इनटू दैट स्कर्डलिंग एंड स्कफलिंग बेस्ड जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेज होते हैं, मैं उन्हें नहीं प्रेफर करता हूँ। मेरे लिए जो लव सेशन है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, जिसमें बहुत टाइम तक आप सामने वाले की प्रेजेंस को फील कर सकें, राइट? हाँ, चाहे वो नॉर्मल हो। हाँ, ओके। गॉट यू। नॉर्मल हो, हाँ बिल्कुल। ओके। सो कोई क्रश? नहीं, ऐसा कोई क्रश नहीं है। कोई भी क्रश नहीं है? ओके। सो डेस्टिनेशन सेक्स में बिलीव करते हैं आप? As in like hotels, cars, jungle, a lot thing. नहीं, if it comes to the destination for the sexual intercourses, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एक नेचुरल ब्यूटी, और बिल्कुल जो एक होता है ना कि बहुत सारे पानी के बीच नाव हो, बोट हो। तो इस तरह का कुछ मेरी फैंटेसीज होती हैं कई बार कि बोट्स वगैरह में ज़्यादा ठीक लगता है। बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए, दूर दूर तक कोई ना हो। पानी नाइस। सो सेक्स में इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए? आई मीन बेड परफॉर्मेंस या फिर लुक्स? लुक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जब दिखेगा नहीं सही तो फिर हाँ तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी। यार कोई क्रश नहीं है, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा इस बात पे। नहीं, ऐसा कोई क्रश नहीं है। ओके। तो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बाय द वे। इट वाज लवली मीटिंग विद यू। But it was, it was a kind of very hectic sort of conversation. Yeah. But the last one is best. हाँ, लास्ट में सारा बराबर हो गया, रिकूप हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं देन। ओके, बाय बाय। टेक केयर। यू टू, बाय बाय।